पैरा नंबर 207 हम लोगों ने छोड़ दिया था। इसे सेक्शन 15 पुलिस एक्ट के साथ पढ़ा जाता है। जब सेक्शन 15 पुलिस एक्ट देखेंगे तो वहां पता लगता है कि जिला मजिस्ट्रेट किसी भी घटना के घटित होने पर अगर कोई खतरनाक स्थिति जिले में पैदा हो रही है तो एडिशनल पुलिस फोर्स इसकी मांग कर सकता है। शाहजहांपुर में भी करते भी हैं, जब होली मिलाट साहब का जुलूस निकलेगा, लेकिन वो सेक्शन 15 में करते हैं ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि सेक्शन 15 में जब मांग की जाएगी अतिरिक्त पुलिस बल की तो एडिशनल एक्सपेंसेस उन लोगों से वसूले जाएंगे जो उस क्षेत्र के निवासी जहां एडिशनल पुलिस फोर्स डिप्लॉय होता है। जहां तक हमारा विचार है, जो लाट साहब का जुलूस है वो उससे शासित होगा जो हम लोग कल पुलिस पैरा में देख रहे थे, पुलिस रेगुलेशन के पैरा में, कि अगर कोई पारंपरिक आयोजन होता है तो उसमें जो पुलिस फोर्स लगाई जाएगी उसके लिए किसी से कोई व्यय नहीं वसूला जा सकता। तो संभवतः हमारा ऐसी सोचना है कि उस जुलूस परंपरा है, इसे वहां जो पुलिस फोर्स लगाया जाता है उसके लिए कोई एडिशनल एक्सपेंसेस चूंकि वसूले नहीं जाते हैं तो इसलिए निश्चित तौर पर वो पुलिस फोर्स वहीं से लेते होंगे, उन्हीं पैराज के आधार पर जो कल हम लोगों ने देखे थे। लेकिन कल 207 छोड़ दिया था और 207 उस दशा की बात कर रहा था जब किसी स्थान पर कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई है जो अनवांटेड है और जिसके कारण जो लोक शांति है उसका डिस्टर्ब हो जाने का खतरा है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक से लिखित मशविरा करके इन रिटर्न मशविरा करेंगे कि ठीक है कि पुलिस अधीक्षक उनके सबॉर्डिनेट माने जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग इसके बाद जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके संबंध में बात करेंगे, उसके बाद शुरुआती जो पैराज हैं वही देखेंगे। तो वहां जिला मजिस्ट्रेट सर्वोच्च अधिकारी हैं पुलिस के, लेकिन पुलिस अधीक्षक से परामर्श किए बिना उनके द्वारा कुछ न किए जाने की अपेक्षा उन पैराज में की है और वहां यह भी अपेक्षा की है कि जिला मजिस्ट्रेट ऐसा कुछ भी न करें जिससे पुलिस अधीक्षक उन्हें कोई असम्मानजनक स्थिति का सामना करना पड़े। सदैव उनकी राय का सम्मान करें, ऐसी अपेक्षाएं वहां हैं विभिन्न पैराज में जो कुछ कहा गया उससे ये निष्कर्षित होगा, उनकी ये निष्पत्ति होगी। जब देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन 207 उसी बात को आगे बढ़ा रही है और यह अपेक्षित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक से लिखित सहमति लेकर जो कमिश्नर ऑफ द डिवीजन है उन कमिश्नर ऑफ द डिवीजन और आईजी, डीआईजी नहीं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो रेंज में होते हैं, ठीक है, सॉरी जो जोन में होते हैं, आईजी जोन में होते हैं, डीआईजी रेंज में होते हैं, जिले में पुलिस अधीक्षक होते हैं, सर्किल में सर्किल ऑफिसर होते हैं और थानों में ये सचिव होते हैं और प्रदेश में डायरेक्टर जनरल। तो ये अपेक्षा की है 207 पैरा में कि अगर किसी जिले में कोई अनवांटेड इवेंट हुई है तो जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक से लिखित सहमति प्राप्त करके उनका व्यू लिखित में लेकर, सहमति नहीं, उनका व्यू, उनका विचार लिखित में लेकर, क्योंकि फोर्स तो उन्हीं के अधीन है, ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट हैं,
लेकिन जिला मजिस्ट्रेट सभी विभागों के सर्वोच्च अधिकारी हैं, तो अपने अपने विभाग का हाल उस विभाग का जो प्रमुख होगा वो ज्यादा अच्छा जानता होगा। तो पुलिस अधीक्षक ये समझ सकते हैं कि जो घटना घटी है उससे निपट पाने लायक फोर्स उनके पास है या नहीं, ये ज्यादा अच्छा पुलिस अधीक्षक जानेंगे। इसलिए उनका विचार लिखित में जानकर क्या करेंगे, कमिश्नर जो डिवीजन का होगा उसके और आईजी जोन, इनके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को अपनी अध्यपेक्षा, अपना रिक्विजिशन ये भेजेंगे और अतिरिक्त फोर्स की मांग करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि थ्रू चैनल इस प्रकार की रिक्वेस्ट भेजने में विलंब हो जाएगा, तो वो क्या कर सकते हैं, डीओ डेमी ऑफिशियल लेटर्स इनको लिख सकते हैं। डेमी ऑफिशियल लेटर्स वो होते हैं जो सील्ड जाएंगे और संबंधित अधिकारी द्वारा ही खोले जाएंगे। ये डेमी ऑफिशियल लेटर की एक विशेषता होती है, उसी को कहते हैं डीओ देना ऑफिसर्स की भाषा में। नॉर्मली आप जो करेस्पॉन्डेंस करेंगे वो उनका जो वाचक होगा, ठीक है, वो रिसीव करेगा और वाचक उनकी सुविधा के अनुसार उनके समक्ष विचार के लिए रखेगा, ठीक है। और जो डीओ दिया है इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के दो महत्वपूर्ण ऑफिसर तत्काल बात करना चाहते हैं तो तत्काल संबंधित अधिकारी तक जाता है और संबंधित अधिकारी ही उसे खोलता है। ये डेमी ऑफिशियल जो लेटर है जिसे डीओ बोलते हैं उसकी विशेषता यही होती है, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं धारा 15 पुलिस एक्ट ये व्यवस्था करती है कि जब भी डिप्लॉयमेंट अतिरिक्त फोर्स का किया जाएगा उस धारा के अंतर्गत तो उस क्षेत्र के निवासियों से उस अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट के लिए खर्च ये वसूला जाएगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इस रिक्विजिशन के भेजे जाने के बाद उस एरिया को डिस्टर्ब घोषित करेगी और उसके बाद एक्सेस फोर्स डिप्लॉय की जाएगी। तो जब एक्सेस फोर्स डिप्लॉय की जाएगी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टर्ब एरिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो डीएम को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसे जल्द से जल्द अगर कोई अनवांटेड इवेंट हुई है तो फोर्स मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जितना आप लेट करते जाएंगे तो घोषणा के बाद ही तो आप लेंगे, अतिरिक्त फोर्स आपको घोषणा के बाद मिलेगी। तो अतिरिक्त फोर्स का जो खर्च है वो आप घोषणा के बाद ही वसूल सकेंगे। इसलिए इसमें आपको लेट नहीं करना चाहिए, ऐसा रेगुलेशन कहेगा। और रेगुलेशन कहेगा जो प्रारंभिक प्रस्ताव आप भेजेंगे कमिश्नर और आईजी के माध्यम से, उस प्रस्ताव में आप ये विवरण लिखेंगे कि अनुमानित खर्च उस पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट पर कितना आने वाला है। लेकिन अगर इस खर्च का आकलन करने में विलंब हो रहा है तो आप तत्काल रिक्विजिशन भेज देंगे डेमी ऑफिशियल लेटर के माध्यम से, डीओ के माध्यम से, और शेष विवरण बाद में जाता रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ विवरणों की अपेक्षा की गई है जो पैरा संख्या 207 में ही मेंशन है। वे विवरण तो आपको भेजने ही भेजने हैं। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स, इस विवरण में आप यह भी लिखेंगे कि जो अतिरिक्त खर्च है वो किन लोगों से वसूलने की आप, ठीक है, प्रस्ताव करते हैं, प्रस्थापना करते हैं। क्या उस क्षेत्र के निवासी सभी लोगों से आप उस खर्च को वसूलने की प्रस्थापना करते हैं, या उस क्षेत्र में कुछ निवासी ऐसे जिनको आप एग्जम्प्ट करना चाहते हैं?
एग्जाम करना चाहते तो क्यों? इसी पर वो मुकदमा है, जब सेक्शन 15 हम लोग पढ़ेंगे प्रताप सिंह, जब आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तब भी उसका जिक्र होता है, प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें राजस्थान में अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय की गई थी, और जैसा इस देश में हमेशा ही होता रहा, अब भी हो रहा है। ठीक है, डीएम ने प्रस्ताव भेजा था कि मुसलमानों से और हरिजनों से इस फोर्स का खर्च वसूला नहीं जाएगा। चलिए मान लिया साहब कि 15/4 है, आप हरिजनों को एग्जाम कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो भी वेलफेयर संबंधी प्रोविजन है। ठीक है, अगर किसी एरिया में आप ये मान रहे हो, या तो आप ये मानो कि हरिजनों का उस डिस्टर्बेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वे पूरी तरह निर्दोष है। ठीक है, जैसे मानिए सवर्णों ने ही हरिजनों को मारा है, ठीक है, तब तो आप उनसे न वसूलो, वो पीड़ित पक्ष है। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना है जिसे विदाउट एनी क्लासिफिकेशन हरिजन भी शामिल माने जाएंगे, ठीक है, तब 15/4 का उपयोग कम से कम नहीं हो सकता, क्योंकि वो बदतमीजी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया प्रावधान नहीं है। अच्छा चलिए, हमने वो भी मान लिया, फिर मुसलमानों को वो किस आधार पे? भाई वो किस आधार पर छूट दे रहे हो, ये तो बताओ। ठीक है, धर्म के आधार पर तो कोई छूट मिली नहीं है किसी को भी भारत के संविधान में। मियर रिलीजन, ठीक है, केवल धर्म, इसके आधार पर तो कोई विशेषाधिकार नहीं है। धर्म के साथ कुछ और हो, बात समझ में आ गई, लेकिन यहां पर मियर रिलीजन था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी चीजें क्वेश्च की थी। कहा था नहीं, हरिजनों से भी वसूला जाएगा, मुसलमानों से भी वसूला जाएगा, क्योंकि द डिस्टर्बेंस which was responsible for the deployment of excess force, ठीक है, वो इवेंट ऐसी थी जिसमें किसी को निर्दोष नहीं माना जा सकता। हां, आप ये कह सकते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनसे हम नहीं वसूलेंगे, क्योंकि अक्सर उनका रोल नहीं होता उन चीजों में। तो आप ये प्रस्थापना उसमें बताएंगे कि आप किन लोगों से उसका खर्च वसूलने की प्रस्थापना करते हैं और किस क्षेत्र में डिप्लॉयमेंट करेंगे, ये भी आप बताएंगे, और उसमें अधिकतम क्षेत्र आपको शामिल कर लेना चाहिए। जैसे शाहजहांपुर नगर में घटना हुई है, जिले भर में फैल सकती है, तो आपको शाहजहांपुर जिला पहली नजर में ले लेना चाहिए, क्योंकि पहली बार में आपने नहीं भेजा, तो एक्सेस डिप्लॉयमेंट शाहजहांपुर नगर के लिए होगा। फिर आप सेकंड बार भेजेंगे तो शाहजहांपुर जिले के लिए आएगा। तो आप जब खर्च वसूलेंगे, तो जब सेकंड इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, उसके बाद से जिले के लोगों से वसूल सकते हैं। लेकिन प्रथम बार डिप्लॉयमेंट तो नगर में था, और नगर की ही घटना जिले में बढ़ी होगी, ठीक है, तभी तो जिले में डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ी है। तो दोषी तो प्रथम दिन से ही, क्योंकि एक बदतमीजी को बढ़ावा देना ये खुद के बदतमीज होने का सबूत, तो जिले के लोग दोषी तो प्रथम दिन से हो गए, लेकिन उन्हें खर्च बाद में देना पड़ेगा। तो इसलिए अपेक्षा की गई है कि पहली बार में ही आप उस सारे क्षेत्र को रिक्विजिशन में लिख दें जिसमें आप फोर्स के डिप्लॉयमेंट का प्रस्ताव करते हैं, और जितने दिनों के लिए आप बताएंगे उतने दिनों तक वहां रहेगी फोर्स। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है कि वहां रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती। तो सेक्शन 15 के आलोक में इस रेगुलेशन को पढ़ा जाता है 207 को। देखें, कहता व्हेन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एडिशनल पुलिस शुड बी इम्पोज्ड under section 15 of the police act on any area within a jurisdiction which has been found to be in a disturbed or dangerous state, he should as soon as possible after the occurrence
of the event submit his proposal, which should incorporate the written view of the Superintendent of Police to government simultaneously through the Commissioner of the Division and the Inspector General of Police. जैसे ही इवेंट होगी कोई या कोई अकरेंस होगी तो पुलिस अधीक्षक की लिखित सहमति प्राप्त करके जो मंडल का कमिश्नर है या आईजी या आईजी नहीं और आईजी उनके माध्यम से गवर्नमेंट को लिखित रिक्विजिशन भेजेंगे टू अवॉइड डिले, विलंब न हो इसके लिए टू अवॉइड डिले डेमी ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस में be employed in the initial stage, and the district magistrate should not postpone his proposal for want of detailed information as to the class of inhabitants from whom he proposes to recover the cost of the additional police. उसने कहा कि प्रथमता ही विलंब को बचाने के लिए डेमी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस ये जिला मजिस्ट्रेट को करनी चाहिए और उन लोगों से जिन लोगों से वो उस एडिशनल पुलिस के डिप्लॉयमेंट के लिए खर्च वसूलने की प्रस्तावना करता है उनका विवरण उसे मिल जाए, इसके लिए वो विलंब कारित नहीं करेगा, अर्थात नहीं मिल रहा है तो तत्काल आप भेज देंगे, विवरण बाद में जाएगा. द प्रिलिमिनरी प्रपोजल हाउएवर शुड इनवेरिएबली स्पेसिफाई, लेकिन ये चीजें प्रारंभिक प्रस्ताव में ही होनी चाहिए. ठीक है, जो यहां लिख रहा है वो द रीजन फॉर द इंपोजिशन ऑफ द फोर्स, क्यों आप फोर्स अतिरिक्त लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ओपिनियन कितनी भी महत्व की हो बट दैट कैन नॉट बी फाइनल बिकॉज यू आर ऑल्सो ए मैन. और मिस्टेक गलती आपसे भी हो सकती, आप हो सकता परिस्थितियों का असेसमेंट करने में असफल हो गए हो, इसलिए जो आप करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं उसमें लिखिए द रीजन फॉर द इंपोजिशन ऑफ द फोर्स, क्यों करना चाहते हैं. द प्रपोज स्ट्रेंथ एंड क्लास ऑफ पुलिस टू बी एम्प्लॉयड, कितनी संख्या चाहते हैं और किस स्ट्रेंथ कौन सा वर्ग चाहते हैं. जैसे कहते हैं इतने एसपी में चाहिए, इतने इंस्पेक्टर चाहिए, इतने सिपाही चाहिए. ठीक है, कह रहा है प्रपोज स्ट्रेंथ एंड क्लास, वर्ग, इसको भी आप मेंशन करेंगे. कुंभ लग रहा है, आपको एडिशनल फोर्स चाहिए, हालांकि वो तो उन पैराज में आएगा कि परंपरागत मेला है इसलिए उसमें एक्सेस फोर्स लगेगी लेकिन खर्च नहीं लिया जा सकता. लेकिन बताते तो हैं कि इतने आईपीएस चाहिए, क्योंकि नो डाउट इसमें तो कोई दो मत हो ही नहीं सकता कि आईपीएस ज्यादा समझदार होता है, वो स्थितियों को ज्यादा एनालाइज कर सकता है. कुंभ में वीवीआईपी भी आएगा और सामान्य जनता भी होगी. कब समझाकर काम निकालना है, कब डंडा चलाना है, क्योंकि डंडा अगर चला दिया इतनी भीड़ में तो भी बहुत लोग मर जाएंगे, इसलिए कब समझाकर, कब हाथ जोड़कर, कब कैसे काम चलाना है ये जरूरी है. तो इसलिए स्ट्रेंथ एंड क्लास दोनों बताने पड़ेंगे आपको. फिर कहता है द पीरियड फॉर विच द एडिशनल पुलिस आर टू बी इम्पोज, अवधि बताइए प्रिलिमिनरी प्रपोजल में. द अप्रोक्सीमेट, नॉट डिटेल्ड, लगभग में अनुमान लगाकर, कास्ट ऑफ द एडिशनल पुलिस रिकमेंडेड टुगेदर विद ए रफ एस्टिमेट ऑफ द इंसिडेंटल चार्जेस if any which are expected to be involved in the assessment and collection of the cost of the additional police. कह रहा है कि आप अप्रोक्सीमेट, लगभग में खर्च भेजिए और ये भी बताइए कि कितना आनुषंगिक खर्च आएगा पुलिस को डिप्लॉय करने में. ठीक है, क्योंकि चलिए यहां आ जाएंगे, खाना पीना ये सब आपने कर लिया, अब उसे भेजना है गड़िया रंगीन, तो आखिर
और चीजें भी चाहिए, ठीक है। तो एंसिलरी खर्च जो होंगे उनको भी आप बताएंगे, एक रफ एस्टिमेट, डिटेल्ड नहीं चाहिए, रफ एस्टिमेट चाहिए। द क्लास और क्लासेस ऑफ इनहेबिटेंट्स इन जनरल who will meet the cost and their ability to pay। आपके लोगों से खर्च वसूलने की प्रस्तावना करते हैं और उनकी जो सामर्थ्य है कास्ट पे करने की वो क्या है ये भी बताएंगे। आप कहते हैं कि अमुक अमुक लोगों से वसूलेंगे, वो निश्चित वर्ग के हो सकते हैं, उनकी निश्चित आय हो सकती है, तो वो सारी चीजें आप बताएंगे। द एरिया ऑन विच द एडिशनल पुलिस आर टू बी इम्पोज, एरिया कितना है, उस एरिया में आप एस्टिमेट कर लें कि बढ़ भी सकता है, और अगर बढ़ने की उम्मीद हो तो इसी समय बताएं। आप नहीं बताएंगे तो आगे नुकसान होगा, क्योंकि आगे आप बताएंगे तो जो एरिया बढ़ेगा उसमें इस डेट से नहीं आप खर्च वसूल पाएंगे, जिस डेट में लागू होगा उसी डेट से वसूलेंगे। तो इसलिए आपका जरूरी है कि इसी समय जितना आप करना चाहते हैं सब बता दीजिए एक बार में। करा व्हेन फॉरवर्डिंग एन एप्लीकेशन फॉर एडिशनल पुलिस अंडर सेक्शन 15 ऑफ द पुलिस एक्ट, पैरा 154 ऑफ द ऑफिस मैनुअल, द कमिश्नर शुड कंसीडर वेदर द सम required can be levied without pressing too hardly on the SSC। 154 जो पैरा होगा उनका ऑफिस मैनुअल का, उसमें कमिश्नर ये भी देखेंगे कि जिन लोगों पर आपने एडिशनल खर्च डालने की बात की है क्या उनको बिना बहुत परेशान किए उनसे वो राशि वसूली जा सकती है। अगर नहीं होगी तो उसी ऑफिस मैनुअल में कुछ लिखा होगा कि फिर कमिश्नर फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे या क्या करेंगे, वो उसी में लिखा होगा, उसकी जरूरत हमें नहीं है, इसलिए हम वो न पढ़ रहे ना उसे जानने का कोई प्रयास कर रहे। लेकिन ये लिखा है यहां कि कमिश्नर एक बार ये देखेंगे, और जब देखेंगे तो देखने के लिए तो नहीं देखेंगे, देखेंगे तो स्वदेश चाहिए। इसका मतलब ही वहां कुछ होगी व्यवस्था कि अगर लोकल इनहेबिटेंट्स से खर्च वसूलने में बहुत कठिनाई का सामना लोकल इनहेबिटेंट्स को करना पड़ रहा है तो शायद खर्च नहीं भी वसूलेंगे, ऐसी भी व्यवस्था होगी। जो भी हो, आगे कहता है अंडर सेक्शन 15(3) रीड विद सेक्शन 15(2) ऑफ द एक्ट, द कास्ट ऑफ एडिशनल पुलिस कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ डिस्टर्ब एरिया in respect of any period prior to issue of a proclamation under section 16(1) but will fall upon government. It is therefore essential that the preliminary demi-official proposal should be submitted immediately the necessary for additional police becomes apparent। वो कह रहा है वही बात कि जैसे ही एडिशनल पुलिस की जरूरत आपको अनुभव हो वैसे ही डेमी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस शुरू कर दीजिए। क्यों 15(1) और 15(2) में जो कुछ लिखा है पुलिस एक्ट की उसके प्रभाव से जिस डेट में डिक्लेरेशन होगा उसके बाद से ही आप खर्च वसूल पाएंगे, इसलिए जैसे ही जरूरत हो वैसे भेज दीजिए, और नहीं किया तो जो डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट पर निर्भर करेगा, उसके बाद ही आप एडिशनल खर्च वसूल पाएंगे। इससे तुरंत आप एडिशनल पुलिस की मांग करिए। इट इज ऑल्सो इसेंशियल दैट इन द डेमी ऑफिशियल प्रपोजल केयर शुड बी टेकन, वही जो हम पहले कह रहे हैं कि सारे क्षेत्र को जितने में आपको जरूरत पड़ सकती हो सब मेंशन कर दीजिए। वही कह रहा है इट इज ऑल्सो इसेंशियल that in the demi-official proposal care should be taken that they are on which additional police are to be imposed should cover all areas from which it is likely that the cost will have to be recovered, since should it become necessary to increase the area covered by the original proclamation under section 15(1) of the act, the cost of the additional police will have to be recovered with effect from one date
in respect of the area originally notified and from another date in respect of the additional area notified. वो कह रहा है कि सारे क्षेत्र को जहां से आप कास्ट वसूलने की प्रस्थापना करते हो वो सब मेंशन कर दीजिए, क्योंकि जहां से आप कास्ट वसूलने की प्रस्थापना करोगे वहां तो आप एडिशनल पुलिस फोर्स इंपोज कर पाओगे जितनी मिली है। और अगर आपने उस क्षेत्र को सीमित रखा जहां से आप कास्ट वसूलोगे, ठीक है ना, तो जो एडिशनल पुलिस फोर्स आपको मिलेगी वो उसी क्षेत्र में लगेगी। आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते कि शाहजहांपुर नगर के लोगों से आप पैसा वसूलो और जिले भर में लगाओ। क्यों? हम चौकीदार रखेंगे तो भाई तुम्हारे घर की रखवाली क्यों होगी? भाई बड़ी सीधी सी बात है, जब चौकीदार हम रखेंगे तो वसूल जो सुरक्षा होगी वो मेरे घर की होगी। जब आपने ये कहा, वही बात जो हमने शुरुआत में कही कि आपको अगर दूसरे क्षेत्रों में भी वो फोर्स को डिप्लॉय करने की जरूरत है तो उस क्षेत्र को भी मेंशन कर दीजिए। उसी बात को डिफरेंट तरीके से यहां पर कह दिया गया। हमने वो बात डिफरेंट तरीके से कही। अरे भाई सीधी बात है, जब शाहजहांपुर नगर में एक अकरेंस हुई तो होता रहे शाहजहांपुर जिला प्रभावित, होगी तुम्हारी जिम्मेदारी। हम क्या करेंगे? खर्च तो तुम हमसे ले रहे हो। उस डिस्टर्बेंस के कारण जो शांतिप्रिय नागरिक होंगे शाहजहांपुर के नगर के, उनकी शांति भंग हुई, वो पे कर रहा है। भाई आप फ्री में तो फोर्स लगा नहीं रहे, पेमेंट तो हमसे ले रहे हो, तो क्षेत्र कैसे बढ़ा दोगी तुम? ठीक है, तो शुरुआत से ही आपको जो एडिशनल पुलिस फोर्स पर खर्च आ रहा है उस क्षेत्र को बढ़ाकर रखना चाहिए, ताकि जो एडिशनल पुलिस फोर्स आपको मिलेगी वो विस्तृत क्षेत्रों तक लगाई जा सके। अदरवाइज कितनी भी फोर्स मिल जाए, उसका खर्च अगर हमने दिया है तो वो सारी पुलिस हमारे लिए लगेगी। अरे हम एक एक आदमी के पीछे एक एक पुलिस वाला चलाएंगे? अरे पैसे तो तुम हम ही से ले रहे हो, ठीक है ना। अगर तुमने पैसे हमसे न लिए होते तो बात अलग थी। इसीलिए वो कह रहा है कि उस क्षेत्र को प्रथम बार ही, ठीक है, बढ़ा देना चाहिए जहां से आप एडिशनल खर्च वसूलें, ताकि जो एडिशनल फोर्स मिलेगी वो वहां डिप्लॉय की जा सके। क्योंकि अगर बाद में आपने बढ़ाया तो दोहरे नुकसान होंगे। एक तो तब तक वहां गड़बड़ हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक तो आप फोर्स वहां भेज नहीं पाएंगे, तब तक शाहजहांपुर नगर में ही रहेगी। जिले में कुछ भी होता रहे, आप दोबारा मांगो तो एक तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप पहले से वहां डिप्लॉय कर देते तो गड़बड़ नहीं होती, तो जानमाल का नुकसान भी होगा जो आपकी बेवकूफी की वजह से होगा। ठीक है, और खर्च भी जब आप दोबारा मांगेंगे, दोबारा डेमी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट जाएगी, तब आप उनसे वसूल पाएंगे। तो ये दोहरे नुकसान होंगे। इसको बचाने के लिए आपको उस एरिया को हमेशा बढ़ा देना चाहिए जहां से आप खर्च वसूलने की प्रस्थापना करते हैं। कहता है, इफ द गवर्नमेंट आर सेटिस्फाइड that the imposition of additional police is necessary, they will issue a proclamation under section 15(1) of the act. आपके मांग देने से ही सारी चीजें नहीं हो जाएंगी। If the government is satisfied that the additional deployment of the police is necessary, then they will issue the proclamation under section 15(1) of the Police Act, and after that the additional force may be deployed. ठीक है, आगे कहता है सबसेक्शन 5 में, whether or not the district magistrate had made the preliminary demi-official proposal contemplated above, he should as soon as possible submit formal proposal simultaneously through the Commissioner of the Division and the Inspector General of Police. In his formal proposal, he should report fully on all the matters specified in the paragraph in above, and in addition should make his recommendations regarding the class of inhabitants be exempted of the area.
वो कह रहा है कि आपका चाहे आपने वो प्रिलिमिनरी प्रपोजल भेजा है या नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं किया जा सकता लॉ एंड ऑर्डर के मामलों में कि प्रिलिमिनरी प्रपोजल पहले भेजा ही जाएगा तभी एडिशनल फोर्स मिलेगी। चलो हमने भेजा, पहुंचा ही नहीं। अरे भाई, डेमी ऑफिशियल प्रपोजल भी आप भेजोगे तो कुछ ना कुछ तो माध्यम होगा ही। उस समय तो आदमी के द्वारा ही भेजा जाता, जिस समय की ये बात, वो निकला वो मर गया। ऐसा तो है नहीं डेमी ऑफिशियल प्रपोजल जिस आदमी भेजा जाएगा पहले वो पहुंचा ही देगा तभी मरेगा, ऐसा तो कोई। वो निकला मर गया, और मरना पता लगा 15 दिन बाद, तुम्हारा तब तक ये नाश हो गया। ठीक है, अच्छा चलो आज की डेट पर आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इससे भेजेंगे तो नेटवर्क नहीं फेल हो सकता। ठीक है, तो नेटवर्क फेल हो गया उधर। ठीक है, क्योंकि वही बात है कि जो कुछ है उसे प्रकट होने के लिए तो माध्यम चाहिए। ठीक है, आप हो रहो, लेकिन प्रकट होने के लिए तो शरीर चाहिए। प्रकट कैसे हो गया? ठीक है, रहो, आप हो रहो, शरीर नष्ट हो जाएगा फिर भी रहोगे, लेकिन अनुभव किसी को नहीं हो गया, क्योंकि अनुभव ज्ञानेंद्रियों का है। ज्ञानेंद्रिय शरीर के पास है। ठीक है, तो शरीर माध्यम है आपके प्रकट होने का। तो आपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से भेजा, जो कुछ भेजा वो चला गया, लेकिन प्रकट होने के लिए तो माध्यम चाहिए। मोबाइल ही नहीं है तो आवाज सुनाई कैसे देगी? आवाज तो है, ठीक है, आवाज तो है, लेकिन आपकी ज्ञानेंद्रिय यानी कान उसे पकड़ पाए, इसके लिए माध्यम चाहिए। माध्यम खराब हो गया, वो जो फैक्स था, जो कुछ भी था वो खराब हो गया। अब कैसे पता लगेगा? तो प्रिलिमिनरी प्रपोजल तो घुस गया, और प्रिलिमिनरी प्रपोजल के बिना कुछ होगा नहीं। इसलिए उसने लॉ एंड ऑर्डर के मामलों में ये सब नहीं हो सकता। उसीलिए उसने कहा वेदर और नॉट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैड मेड द प्रिलिमिनरी डेमी ऑफिशियल प्रपोजल कंटेम्पलेटेड अबव। जो ऊपर लिखित प्रारंभिक प्रस्ताव है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भेजा है नहीं भेजा इससे मतलब नहीं, वो सीधे सीधे एक सामान्य प्रस्ताव भेज सकता है। उसमें उन बिंदुओं पर सूचना देगा, कितने लोग चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ के चाहिए, कौन से वर्ग के चाहिए, कितनी अवधि के लिए चाहिए, कितना खर्च आएगा, और वो किन लोगों को एग्जम्प्ट करने की प्रस्तावना करता है जिनसे वो खर्च नहीं वसूलेगा। ऐसा जनरल प्रपोजल आपने प्रिलिमिनरी प्रपोजल भेजा है तो उसी के साथ भेजिए, नहीं भेजा है तो भी भेजिए। माध्यम वही कमिश्नर और आईजी, इनके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, कह रहा है एंड इन एडिशन शुड मेक हिज रिकमेंडेड। अच्छा ये तो हो गया। इफ एनी विच वाज रिक्वायर्ड which was covered by the original proposal but with further consideration may indicate should be excluded। ठीक है, कह रहा है कि in above and in addition should make recommendation regarding the class of inhabitants to the exempted and the area in which was required which was covered by the original proposal but with further consideration may indicate should be excluded। कह रहा है कि इस सामान्य प्रस्ताव में आप उस एरिया का भी जिक्र कर, मानिए आपने इनिशियल प्रपोजल कर रखा है, उसने कहा ना कि वेदर और नॉट द इनिशियल प्रपोजल हैज बीन रेज्ड बाय यू। आप एक सामान्य प्रपोजल भेज सकते हैं, तो नहीं कर रखा है तो भी भेज देंगे, और कर रखा है तो उसमें तो हो सकता है आपने क्षेत्र मेंशन कर रखा हो, और आप बाद में क्षेत्र को बढ़ाना चाहें तो सामान्य प्रस्ताव में क्षेत्र को बढ़ाने की सुविधा आपको दी गई है।
ठीक है। अच्छा, कह रहा ए प्रोफार्मा स्टेटमेंट ऑफ कास्ट इन क्वार्टर इन, पता नहीं क्या लिखा है, क्वार्टर डुप्लीकेट ऐसे करके समझ में आ रहा है, शुड आल्सो बी सबमिटेड। ठीक है, इसमें तो जो लिखा मेरी समझ नहीं आ रहा, कह रहा कि एक प्रारूपिक विवरण ये भी भेजा जाएगा। ठीक है, शायद 2 प्रतियों में भेजा जाएगा, ऐसे लिखा हो, जो भी हो। बट इफ द कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेटमेंट वुड डिले द फॉर्मल प्रपोजल, दो प्रपोजल शुड बी सबमिटेड विद द रिपोर्ट टू दैट इफेक्ट दैट द स्टेटमेंट ऑफ कास्ट विल फॉलो एज सून एज पॉसिबल। तो वो सीधी सी बात कह रहा है कि फॉर्मल प्रपोजल में कास्ट ये उल्लिखित की जाएगी, और अगर कास्ट उल्लिखित करने के कारण से देरी हो रही है तो उसके बिना भी भेज दिया जाएगा। फिर कहता है whenever it is considered desirable to extend the period for which additional police have been imposed under section 15, क्योंकि पहले तो आप भेज चुके प्रपोजल में कितनी अवधि के लिए हमें पुलिस चाहिए, अब आपको लगता है कि वो अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? ए रिपोर्ट गिविंग द रीजन for the proposed extension and its duration should be submitted to the government by the district magistrate simultaneously through the commissioner of the division and the inspector general of police, so as to reach government at least 1 month before the period expires. आपको लगता है अवधि बढ़ानी पड़ेगी, तो अवधि जो है उसका समाप्त होने से 1 महीने पहले आप कमिश्नर और आईजी के माध्यम से प्रपोजल फिर स्टेट गवर्नमेंट को भेजिए। और कह रहा है एडिशनल पुलिस में नॉट बी रिटेन विदाउट द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बियॉन्ड द टर्म फॉर विच दे वर ओरिजिनली इम्पोज। जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है उसकी सहमति के बिना एडिशनल पुलिस इंपोज डिप्लॉय नहीं रह सकती कहीं भी। ये आपका पैरा संख्या 207 ये आपका उसके संबंध में समाप्त हुआ। अब हम लोग गश्तों के बारे में बात कर लेते हैं। गश्त पुलिस जो करती है, पेट्रोल एंड पिकेट, नाकाबंदी, ठीक है, तो पेट्रोल एंड पिकेट, गश्त और नाकाबंदी, इससे संबंधित जो प्रावधान है उनके बारे में अब हम लोग देख लेंगे। गश्त के लिए उन्होंने कहा है कि सामान्यतः सिविल पुलिस इसका उपयोग करेंगे जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना हो, तब तक के लिए, तब तक आर्म्ड पुलिस या माउंटेड पुलिस इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। और जहां तक संभव हो ग्राम चौकीदारों का उपयोग नहीं होना चाहिए। कह रहा है विलेज चौकीदार में नॉट बी यूज, विल नॉट बी यूज, ये नहीं कहा, मे नॉट बी यूज्ड। जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी वहां पर विल नॉट बी जैसे शब्द ही नहीं आते। सेना में आप जाएंगे तो चौकीदार हैं आप, कुछ भी हैं, या मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कहीं भी ट्रेनिंग सबको लेनी पड़ेगी, क्योंकि रहना आपको उसी एरिया में है जहां किसी भी क्षण युद्ध की स्थिति आ सकती है। यह जो डिस्टर्ब एरिया होगा वहीं रहना है आपको। तो जब तक खुद को बचाने की ट्रेनिंग ना हो, जब तक आप खुद को बचा ही नहीं पाएंगे तब तक तो दूसरों को क्या बचाएंगे और फजीयत करवाएंगे वहां। गए और मर गए तो फजीयत ही होगी। इसलिए मे नॉट बी यूज्ड, जरूरत होगी तो किया जाएगा। आगे कहता है कि गश्त कैसे होगी। वेयर कांस्टेबल कैन बी स्पेयर्ड फॉर द रेगुलर पेट्रोल ऑफ रोड्स, यानी जब आपके पास पर्याप्त पुलिस फोर्स हो, इतनी हो कि सिपाहियों को सड़क की गश्त के लिए अलग किया जा सकता हो। नहीं किया जा सकता तब अलग मत करिए, तब तो सारे सिपाहियों का जैसे उपयोग हो सकेगा करेंगे। लेकिन अगर अलग किया जा सकता, वेयर कांस्टेबल्स कैन बी स्पेयर्ड फॉर द रेगुलर पेट्रोल ऑफ रोड्स,
द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ईच स्टेशन will choose a word daily as a parade and will record it at the beginning of the general diary for the day. दिन की जीडी जब शुरू होगी, रात में 12 बजे शुरू होती है नई जीडी, मतलब जीडी का पन्ना 12 बजे शुरू होता है। तो जब भी दिन की नई जीडी शुरू होगी तो ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा? अगर सिपाही अलग किए जा सकते तो कर लेगा, आजकल तो सब थानों में अलग किए जा सकते हैं। जिस समय ये किया गया होगा उस समय उतनी पुलिस फोर्स नहीं रही होगी, आज उतनी कमी नहीं है। तो हर थाने में सड़कों की गश्त के लिए सिपाही उन्होंने अलग कर रखे और उनका कि दिन की शुरुआत में द ऑफिसर इंचार्ज विल चूज ए वर्ड, ठीक है, एक मौखिक वचन, ठीक है, सब ठीक है ऐसे करके उनके होते हैं अपने कोड, वो प्रत्येक दिन के लिए चूज करेगा और क्या करेगा? जनरल डायरी लिख देगा, ताकि किसी भी समय अगर ये जानने की जरूरत है कि तुम कहां हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि तुम अपना काम किसी को सौंप के चले गए, तो पूछा जा सके, ठीक है, कि आज का कोड बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर अपना काम किसी को सौंप के चले गए तो वो बता ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कहेगा कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ईच स्टेशन विल चूज ए वर्ड डेली एज ए परेड एंड विल रिकॉर्ड इट एट द बिगिनिंग ऑफ द जनरल डायरी फॉर द डे। और उसके बाद क्या करेगा? ही विल राइट द वर्ड ओवर हिज सिग्नेचर ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर विच ही विल गिव टू द पेट्रोल। जो गश्त पर जा रहा है उसे एक पर्ची देगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, उस हस्ताक्षरों के ऊपर वो शब्द लिखेगा, ठीक है, जो उसने चुना है दिन के लिए, और इसको दे देगा, ठीक है, जो गश्त पर जा रहा है, ताकि एसपी वगैरह निकले, जब कोई भी निकले, लाओ पर्ची दिखाओ, ठीक है, तो देखा जा सके कि हाँ ये गश्त पे हैं, ठीक। कह रहा है कि अच्छा, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द स्टेशन एट विच दिस पेपर इज डिलीवर्ड will attach it to the copy of his general diary which he sends to the headquarters. जिस पुलिस स्टेशन में इसने स्लिप साइन किया, अर्थात जहां का ये ऑफिसर इंचार्ज है, उसकी जनरल डायरी के साथ, उसकी जीडी के साथ ये इस शब्द ये जो स्लिप है इसकी कॉपी को भी अटैच कर देगा और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेज दी जाएगी। अच्छा, कह रहा है advantages may be taken of any public duty except escort of prisoners or treasurers for the conveyance of the patrols। कह रहा कि जो लोक पब्लिक ड्यूटी है, लोक कर्तव्य है, उसके पालन का एडवांटेज लिया जा सकता है। मीनिंग देयर बाय, जैसे लोक कर्तव्य का पालन, ये कहा गया कि वहां पर आपको क्या करना है? ट्रैफिक कंट्रोल करना है। हमने एक उदाहरण दिया, हालांकि ट्रैफिक पुलिस अलग है, ठीक है, लेकिन कई बार ट्रैफिक पुलिस इतनी नहीं है कि हर चौराहे पर रह सके, तो उनका पब्लिक ड्यूटी का एडवांटेज लिया जा सकता है। आप ट्रैफिक भी कंट्रोल करेंगे वहां और गश्त भी करेंगे, ठीक है। जो पब्लिक ड्यूटी का एडवांटेज है, करा एडवांटेज में भी टेकन of any public duty except escort of prisoners or treasurers for the conveyance of the patrols। हां, ये जरूर कि जिनके ऊपर कोषों, ठीक है, जो आपका किसे कोष को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जो उसके साथ जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी का एडवांटेज आप नहीं लेंगे। उनसे नहीं कहेंगे कि गश्त भी तुम जरा देखते चले जाना, तो वो कोष की रक्षा करेंगे, उनका सारा ध्यान उसी पर होना चाहिए, इसलिए उनकी ड्यूटी का एडवांटेज आप नहीं लेंगे। शेष पब्लिक ड्यूटी का एडवांटेज गश्त के लिए लिया जा सकता है। कह रहा है कि द टाइम एट विच पेट्रोल्स आर सेंट आउट शुड वेरी एंड दे शुड बी सेंट एट द आवर और ऑन द ओकेजन व्हेन दे कैन बी मोस्ट यूजफुल। आप गश्त के लिए थाने से जब सिपाहियों को भेजेंगे
तो उनके समय वेरी कर सकते हैं, जैसे आज हमने 8 बजे भेजा, कल 1 बजे भेजेंगे, और उन्हें उस समय भेजना चाहिए जब उनका भेजा जाना मोस्ट यूजफुल हो। जैसे उन्होंने कहा जब बच्चों की छुट्टी होगी तो सब गश्त पे रहेंगे, डीएसपी साहब के आदेश होते हैं, कप्तान साहब के, स्टेट गवर्नमेंट के आदेश आते हैं। आप देखेंगे अक्सर करके कि कोतवाली इंस्पेक्टर और जो मतलब वो पूरा फौज फाटा लिए हुए 10-12 लोग, और शाम के वक्त वो अपना घूमेंगे अपने थाना क्षेत्र में, गश्ती कर रहे हैं वो, और दैट इज मोस्ट यूजफुल, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा रश है, उस समय बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, और जो उन्हें देख कर ही नहीं होंगी, सिर्फ वो निकल जाएंगे और बस मामला ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि गश्त का समय वेरी कर सकता है, और ये ऐसे चूज किया जाना चाहिए कि मोस्ट यूजफुल हो। ठीक है, जब बच्चों की छुट्टी होती तो अक्सर कह देते हैं कि सब गश्त पे रहेंगे, थाने में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, मीनिंग देर भाई आवश्यक फोर्स रहेगी, सिर्फ सब ऑन रोड होंगे ताकि देखा जा सके, बच्चों को परेशान ना करे, कोई ऐसी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो कह रहे हैं अच्छा कार्ड, अच्छा यूजफुल फॉर इंस्टांस, अब उदाहरण दे रहे हैं वो, ठीक, फॉर इंस्टांस कार्ड्स कंटेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू मे बी अकम्पनाइड। अब ये आज बैलगाड़ियों पर कहां, ठीक है, प्रॉपर्टी जाती है, तो उनका अगर गाड़ी मान ले, ट्रक मान ले, उससे प्रॉपर्टी निकल रही है, तो उस समय भी भेजे जा सकते हैं कि जब निकलेंगे तो तुम रहोगे गश्त पे। ठीक है, एंड वो कह रहा है कि पेट्रोल शुड सी, अब गश्ती सिपाही जो होगा वो क्या क्या करेगा, क्या क्या देखेगा। पेट्रोल शुड सी दैट ऑर्डर इज मेंटेन्ड along the route and watch over the security of travelers. No regard should be paid to district and police station boundaries. ठीक है, कह रहा है कि पुलिस, जो गश्ती पुलिस होगी, वो ये देखेगी व्यवस्था बनी हुई है नहीं बनी हुई है। ठीक है, व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, सब कुछ ठीक से चलना चाहिए। अच्छा, जो यात्री निकल रहे हैं उनकी सुरक्षा मेंटेन है, और ये नहीं देखा जाएगा, मानिए आप अपने थाने जाते हैं तो बीच में कोई और जिला पड़ जाता है, ठीक है, आप अपने थाने के क्षेत्र में जब घूमते हैं तो कुछ क्षेत्र में आपको किसी और जिले को पास करना पड़ता है, या किसी अन्य थाना क्षेत्र को पास करना पड़ता है, और वहां कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप कहते हैं हमारे तो थाने क्षेत्र का नहीं है, हमारे तो जिले का ही नहीं, नहीं ये नहीं चलेगा। तो कह रहा है नो रिगार्ड, ठीक है, शुड बी पेड टू डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस स्टेशन बाउंड्रीज। ठीक है, थाना क्षेत्र की सीमा और जिले की सीमा, इसका कोई मतलब नहीं गश्त के लिए। द पेट्रोल ऑफ रोड बिटवीन टू पुलिस स्टेशन डिवॉल्व अपॉन द पुलिस ऑफ दो स्टेशन, जहां सीमा क्षेत्र लग रहे हैं वहां पर सभी थानों के जो सीमा है, वर्ती क्षेत्र हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि गश्त करें, वेदर सिचुएटेड इन द सेम और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो एक ही जिले में हो चाहे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हो। ठीक है, आगे कहता है कांस्टेबल एम्प्लॉयड ऑन नाइट ड्यूटी एज रोड्स पेट्रोल मे बी आर्म्ड विद स्पीयर्स एंड मस्कट्स। ठीक है, भाले और जो राइफलें हैं, मस्कट राइफल, ये नाइट ड्यूटी पर जो पेट्रोल हो रही है, गश्त हो रही है, तो उनके पास होने चाहिए। आगे कहता है क्या क्या करेंगे, पेट्रोल शुड प्रिवेंट एंड रिपोर्ट केसेस ऑफ इंजरी टू रोड साइड, ट्रीज एंड इंक्रोचमेंट ऑन द रोड। अगर सड़क पर अतिक्रमण हो रहा है, आता है चीफ मिनिस्टर का कि हल्के का दरोगा जिम्मेदार समझा जाएगा अतिक्रमण के लिए। ठीक है, यहां लिख रहा है वो कि जो गश्ती हैं, पेट्रोल शुड प्रिवेंट एंड रिपोर्ट केसेस ऑफ इंजरी टू रोड साइड, सड़कों पर अगर कोई घायल हो गया है तो उसकी सूचना देंगे। ट्रीज एंड इंक्रोचमेंट ऑन द रोड, जो पेड़ हैं सड़क पर उनकी सूचना देंगे, मतलब अगर किसी ने काट लिया है, कुछ किया है तो बताएंगे।
इंक्रोचमेंट रोड पर हो रहा है तो बताएंगे, ठीक है। इफ देयर इज ए टेलीग्राफ लाइन along the road and patrol should look out for the report and any damage to poles and wires. Information of such damage should be sent immediately by the officer in charge of the police station to the nearest telegraph office. अगर तार की जो होता था टेलीग्राम की लाइन अगर जा रही है और उसको कोई क्षति हुई है, उसके खंभों को कोई क्षति हुई है, तो ऑफिसर इंचार्ज को तुरंत बताया जाएगा, जो संबंधित विभाग को तुरंत सूचना देंगे। अब कहाँ टेलीग्राम की लाइन है, लेकिन टेलीफोन की तो है ही है, तो अगर खंभों वगैरह को कोई दिक्कत है तो तुरंत सूचना दी जाएगी। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट 192 इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट पुलिस shall receive sufficiently prompt information of theft of copper telegraph wire, it has become arranged with the telegraph department that the lineman who is sent to repair a break after wire has been stolen shall if possible take a police officer with him. अब कहाँ तांबे के तार की लाइनें बची, तांबा बहुत महंगा हो गया, इसीलिए सारी जो लाइनें हैं अब एल्यूमिनियम की बनने लगी हैं, क्योंकि तांबा क्या था कि बहुत महंगा था, उस समय भी महंगा रहा था, आज भी महंगा है, तो ज्यादा तार कटिंग होती थी, लेकिन अब तो उतना महंगा बचा ही नहीं, वो सॉरी तांबे के तार बचे ही नहीं, लेकिन अभी भी तार काटते तो नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है लेकिन टेलीग्राफ लाइन है अब नहीं है, ना ही तांबे के तार हैं, लेकिन उस समय की बात वो कह रहा है कि पुलिस को तुरंत सूचना मिल सके तांबे के तार टेलीग्राफ लाइन के काटने की। इसके लिए क्या है कि लाइनमैन चोरी अगर हुआ है, तार यानी काटा गया है, तो उसे मरम्मत करने के लिए जब जाएगा तो जहां तक संभव हो एक पुलिस वाले को बुला ले, पुलिस के साथ ही जाए मरम्मत करने। Any officer of the district railway police who is requested to accompany a lineman on the such an occasion should comply with the request, and if the theft has not occurred in his jurisdiction should take such steps as may be necessary for the detention of the theft and should communicate with the officer in charge of the station concerned. चाहे जिला पुलिस हो चाहे रेलवे पुलिस हो, दोनों से इस प्रकार की अपेक्षा लाइनमैन कर सकता है कि हमारे साथ उस स्थान तक चलिए जहां पर तार कटिंग की घटना हुई है, तो उनका यह कर्तव्य होगा कि वो लाइनमैन के साथ जाएं, और अगर वो स्थान उनके थाना क्षेत्र में नहीं है तो उस थाना क्षेत्र का जो इंचार्ज है उसे सूचना दें, और उसकी ड्यूटी क्या होगी, कहता ऑल officers of the district and railway police are expected to cooperate with each other and with the telegraph department in the suppression and detection of this form of the crime. ये सारे लोग आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे। अब तो ये बातें ही नहीं बची, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो पुलिस के हैं और जो रेलवे पुलिस के ऑफिसर हैं, जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे ताकि इस प्रकार की घटनाएं रोकी जा सकें। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शुड नॉट वेट टू हियर फ्रॉम द लाइनमैन, ये भी नहीं तुम लाइनमैन की खबर आए तभी तुम जाओगे, उसकी खबर सुनने के लिए तुम बैठे रहो। इफ दे रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ ए थेफ्ट अदरवाइज देन थ्रू देम बट शुड गो टू द स्पॉट इमीडिएटली। अगर उन्हें किसी भी तरीके से सूचना मिलती है तो तुरंत तार कटिंग के स्थान पर वो जाएंगे। Special measures should be taken to watch a telegraph line for some days after the theft of wire in view of catching the culprits in the act. जहां पर तार कटिंग की घटना हुई वहां सुरक्षा के स्पेशल उपाय कुछ दिनों तक आप करेंगे, स्पेशल केयर रखेंगे ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके। Information should be sent to the neighboring police stations through which the telegraph line runs. उन जिलों को भी सूचना भेजी जाएगी जहां से टेलीग्राफ लाइन जा रही है, ठीक है। अब 194 ये बता रही कि बीट सिस्टम 6 बीट सिस्टम लागू किया जाएगा गश्त के लिए। बीट माने
फेरे 6 फेरे कम से कम लगने चाहिए, ठीक है, सिपाहियों के 6 बीट सिस्टम लागू किया जाएगा। और कह रहा है दिन में कम से कम 1 सिपाही ये गश्त पे रहना चाहिए, और रात में कम से कम 2 सिपाही ये गश्त पर रहने चाहिए, और किसी से भी रात में 4 घंटे से ज्यादा गश्त नहीं कराई जानी चाहिए। 4 से कम करा सकते हैं आप, 4 से ज्यादा नहीं करा सकते। और गश्त पर जितने सिपाही रहेंगे उनको कम से कम 2 रातों का विश्राम ये आप देंगे। लेकिन जितने सिपाही गश्त पर लगाए गए हैं, वे सिपाही गश्त से अगर उन्हें छुट्टी मिली हुई है, मतलब उस समय किसी और का काम है गश्त करना, तो वो थाने पे ही रहेंगे या जो पुलिस पोस्ट है वहां रहेंगे। जनई तुमने कहा कि अब तो हम पिक्चर देखाएं, हमारी तो गश्त टाइम ही नहीं है, उसी समय कुछ गड़बड़ हो गई, बुलाने की जरूरत पड़ गई तो पिक्चर बैठे हो, ठीक है, रहोगे थाने पे ही। अच्छा, आप जब गश्त करेंगे तो जो चोर हैं उन पर विशेष निगाह रखेंगे, और उनका कि अगर आपके थाने में पर्याप्त फोर्स है तो आप अपने थाना क्षेत्र को हलकों में बांट सकते हैं, और उस हलके के जो गश्त करने वाले हैं वो निश्चित कर सकते हैं, उनका एक सुपरवाइजर नियुक्त कर सकते हैं। वो सुपरवाइजर या तो सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल होगा। आज हर जगह हल्के नियुक्त है, आज हर जगह सब इंस्पेक्टर रहे हैं, और वही करते हैं, और रात में वो चेक करेंगे गश्ती दल को। और वो कह रहे हैं कि अगर चेक करने जाएंगे तो सिविल ड्रेस में इन्हें अक्सर रहना चाहिए जब चेक करने जाएं, और ये लोग भी चोरों पर विशेष निगाह रखें। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी है आगे के पैराज में, तो उन्होंने कहा कि नाकाबंदी की जानी चाहिए, पिकेट लगाई जानी चाहिए, और पिकेट में अगर खतरनाक अपराधियों के मिल जाने की संभावना हो तो 2 से ज्यादा सिपाही, 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, और कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, और ये छिपकर अपने को छिपाए रखेंगे। जब भी किसी से मुठभेड़, किसी शातिर अपराधी होगी तो इसको पकड़ेंगे, और जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, नॉन बैड कैरेक्टर, उनके घरों पर निगाह रखेंगे, और अगर वो घर से निकलते हैं तो उनके पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन वो लौट कर आए या नहीं ये जरूर देखेंगे, ठीक है। और 6 फेरे कैसे लगाए जाने चाहिए, उन्होंने कहा कि सुबह 8 से 10 एक सिपाही भेजिए दिन में, ठीक है। फिर ऐसे करके उन्होंने कहा 6 बीट सिस्टम आपकी किताबों में उन्होंने एक ऑडिट दिया, उसे फॉलो करना जरूरी नहीं है, आप अपना हिसाब से भी बना सकते। तो ये आपकी गश्त है, बाकी चीजें आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे इसमें, ठीक है। मोटा मोटा यही लिखा हुआ है, आप पैराज में पढ़ लेंगे, पता लग जाएगा। इसके बाद सोमवार को हम लोग जो बैड कैरेक्टर लोग हैं उनका सर्विलियंस कैसे होता है इस पर बात करेंगे, और वही सर्वाधिक इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखिए